हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है 18 मई 2021 का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ हम अंदर देख ही लेंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं, जीएस पेपर 2 से ही है। तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो है विधान परिषद का गठन हुआ है। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 2 का यूनिट आप देख रहे होंगे। तो हमारे लिए ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो सृजन है वो कौन करता है ना, इसी क्या पावर है, कितने इसमें नंबर होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, और इसका जो थोड़ा इतिहास है वो देख लेते हैं, कब कब बनी, किस किस ने अनुशंसा की इसके लिए। सबसे पहले देखिए, जो विधानसभा का अगर बनाना है तो उसके लिए विधान परिषद को बनाना है तो विधानसभा में एक क्या है, विधेयक पेश करना होता है, जिसका अनुमोदन कौन करता है, राज्यपाल द्वारा इसका अनुमोदन क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इससे पहले भी जो है पश्चिम बंगाल में थी विधान परिषद, 1952 से लेकर 1969 के बीच अस्तित्व में थी। उसके बाद इसका उत्साधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे राज्य स्तर पर हमारे लोकसभा के समकक्ष कौन होता है, विधानसभा, और राज्यसभा के समकक्ष कौन होता है, विधान परिषद होती है। ठीक है, और जो हमारी संसद है वो क्या होती है, द्विसदनीय होती है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। तो जो विधान परिषद होती है इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो जो हमारा आर्टिकल 169 है, इसके तहत अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन, मतलब उसे बनाना है या हटाना है, तो इसके लिए इस आशय का कोई संकल्प राज्य की जो विधानसभा होगी ना, अभी हमने ऊपर देखा ही, तो उसके द्वारा विशेष बहुमत से जो है पारित किया जाता है। तो संसद क्या करती है, अगर वो पारित हो जाता है तो उसे विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर देती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 171 खंड 1 के अनुसार जो हमारा विधान सभा होती है ना, उसके 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नंबर ऑफ मेंबर विधान परिषद के कितने, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 से ज़्यादा होने चाहिए विधान परिषद के मेंबर, और 1/3 जो विधानसभा के मेंबर होंगे ना, उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का अगर निर्वाचन देखें तो देखिए, निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है उसके ये दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 मेंबर जो होते हैं विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो चूज़ करते हैं। 1/3 मेंबर जो राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड, अन्य स्थानीय संस्थान होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 जो अध्यापक से बना एक निर्वाचक मंडल होगा, और 1/12 ही जो है पंजीकरण जो स्नातक होते हैं ना, उनके बने निर्वाचक मंडल से, और 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा क्षेत्र, इनमें एक प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्तियों में से जो है मनोनीत किए जाते हैं 1/6 मेंबर। ठीक है, तो बस इतना ही था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अगला भी जीएस पेपर 2 से ही है। कॉलेजियम पद्धति से जो हमारा ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यूनिट ये दे रखे ऊपर, पढ़ लीजिएगा इसे एक बार। तो हाल ही में जो हमारा ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु एक स्वतंत्र कॉलेजियम, जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, ठीक है, उसी टाइप से जो है गठन करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। ठीक है, यह याचिका जो है किसने दायर की थी, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनके द्वारा, गैर सरकारी संगठन है जिसके द्वारा ये याचिका डाली गई। तो इसकी जो है स्वतंत्र कॉलेजियम की आवश्यकता क्यों है, तो याचिका में ये कहा गया कि पूर्णतः जो कार्यपालिका है उसके द्वारा की जाने वाली जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है, वो जो है जो वर्तमान प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर साथ जो है असंगत होती है। ठीक है, जो मतलब कार्यपालिका अभी चूज़ कर रही है मेंबर्स को, तो ये संविधान के जो अनुच्छेद 324(2) है इसके साथ असंगत करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उसकी नियुक्ति पर जो कार्यपालिका है उसके द्वारा अपने हिसाब से चुनाव करना निर्वाचन आयोग के उस आधार का उल्लंघन करती है जिस पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, मतलब ये मेंबर अगर चूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका प्रेशर रहेगा उन मेंबर पे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा गया कि इनके द्वारा चूज़ नहीं किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग कार्यपालिका की एकमात्र शाखा के बनकर रह जाती है। ठीक है, मतलब इनका भी जो है फ्रीली मतलब चुनाव होना चाहिए, ऐसा उनका कहा जा रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र हमारे संविधान की मूल संरचना का एक पहलू है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा हमारे देश में स्वतंत्र लोकतंत्र बनाए जाने के लिए निर्वाचन आयोग को जो है राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप इनसे दूर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों से ही। ठीक है, इनके मतलब जो इनको चूज़ करते हैं ईसीआई के मेंबर्स को, इसमें इन दोनों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में पहले भी कुछ सिफारिशें की गई, जैसे विधि आयोग की 225वीं जो रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया कि एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति बनाएं, जिसमें परामर्श बाद में राष्ट्रपति का लिया जाए। तो इस समिति में मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, तो सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन तीनों को इंक्लूड करके एक 3 सदस्यीय सभा बनाई जाए, समिति, जिसको बाद में जो है राष्ट्रपति द्वारा
इनका वो किया जाए, चुनाव किया जाए, ठीक है। उसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। इन्होंने 2007 में क्या कहा कि जो चौथी रिपोर्ट है इसमें एक तटस्थ और स्वतंत्र कॉलेजियम की गठन भी की सिफारिश की, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस कॉलेजियम में सदस्य के रूप में कौन कौन होगा? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, कोई विधि मंत्री है, जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, ठीक है, उनको सम्मिलित करने के लिए कहा गया। उसके बाद डॉक्टर दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो निर्वाचन आयोग में नियुक्ति है, इसके लिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे तटस्थ अधिकारी, ठीक है, इनके साथ प्रभावी परामर्श किए जाने की सिफारिश की गई है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये बोल रहे जैसे विपक्ष के नेता, तो वो भी नेक्स्ट टाइम तो वोटिंग लड़ेंगे ही है ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर जो ECI है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन सबको अपनाया नहीं गया, ये सिफारिशें की गई थी, ठीक है। न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति 1975 की रिपोर्ट में क्या कहा कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा, जो प्रधानमंत्री है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनसे मिलकर एक बनी समिति के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर वर्तमान प्रणाली भी देख लेते हैं कि वर्तमान प्रणाली क्या है, तो देखिए वर्तमान प्रणाली में जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो EC है, निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। मतलब ये कैसे चूज़ होंगे, इसकी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है संविधान में। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर की वो करते हैं ना, वैसे ही जो है इनकी भी चुनाव किया जाता है, ठीक है। अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अनुच्छेद 324 के 5 के अनुसार संसद के लिए निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्त है और कार्यकाल है, उसको विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है संसद को, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नए जेल का निर्माण क्यों और कैसे, सॉरी नए जिले का निर्माण, ठीक है। ये भी GS पेपर 2 में है, यूनिट देख लीजिएगा। तो जो पंजाब है उसमें 23वां जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या है? मलेरकोटला, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ से ज़्यादा क्या हो जाता है कि वो कैसे होता है, ठीक है। तो नए ज़िले का गठन किस प्रकार होता है, तो आपको जैसे पता ही होगा, इसमें सेंटर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सारा जो कार्यभार है वो राज्य करती है, जो नया ज़िला बनाना होता है, ठीक है। तो नए ज़िले का निर्माण या मौजूदा ज़िले की सीमा में परिवर्तन अथवा इन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से अथवा राज्य विधानसभा में कोई कानून पारित करके निष्पादित की जा सकती है, ठीक है। कोई कानून आप पारित कर सकते हैं राज्य विधानसभा में। कई राज्यों में नए जिलों का निर्माण करने हेतु कार्यकारी आदेश को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और इसके लिए आधिकारिक जो पत्र होता है उसमें मात्र एक अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है। कार्यकारी आदेश के लिए जो राजपत्र होता है उसमें आप एक अधिसूचना जारी करके भी जो है जिले का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये किस प्रकार सहायक होते हैं? राज्य का तर्क क्या है कि प्रशासन और शासन के लिहाज से छोटे ज़िले बेहतर होते हैं। मतलब छोटे ज़िले होंगे तो उसमें विकास संबंधी कार्य ईजिली होंगे, है ना। तो जैसे विकेंद्रीकरण की नीति, छोटे छोटे गाँवों को डिवाइड करके गांधी जी ने जो कहा था। उदाहरण के लिए 2016 में असम सरकार द्वारा जो प्रशासनिक सुविधा थी उसके लिए जो मांजुली उपमंडल था उसको एक मांजुली ज़िले में परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है। अपग्रेड मतलब वही परिवर्तन कर दिया गया। तो अगर केंद्र की भूमिका देखें तो केंद्र सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है, ठीक है। इस संबंध में जो है राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। हालांकि जब कोई राज्य किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है तो इसमें गृह मंत्रालय की भूमिका होती है। होम मिनिस्ट्री इसमें जो है कहीं ना कहीं अपनी वो देते हैं, ठीक है। उनसे मतलब सलाह ली जाती है इस मामले में। तो इस संबंध में राज्य सरकार के अनुरोध को जो ये इतने सारे जो मंत्रालय हैं, इन सभी विभाग और एजेंसियों के उत्तरों की जांच के बाद इसके लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कौन से मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विज्ञान, रेल मंत्रालय, इनके द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। वर्तमान अगर परिवृत्ति देखें तो प्रवृत्ति, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 593 जिले थे, जो कि एक नो इंडिया करके वेबसाइट है उसने अब बताया कि 2021 में 718 जिले हो चुके हैं। जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि 2001 से 11 के बीच जो है 46 जिलों का निर्माण हुआ। उसकी वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो उनकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई जिलों में, जो तेलंगाना में 33 और आंध्र प्रदेश में 13 जिले, ठीक है। उसके बाद अगला भी GS पेपर 2 से ये राजनयिक उन्मुक्ति, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं दूसरे देशों में रहते हैं ना, तो ये उनके लिए मतलब इम्यूनिटी देता है।
तो हाल ही में जो बेल्जियम है उन्होंने जो साउथ कोरिया था, ठीक है, जो नीचे वाला है, एक नॉर्थ कोरिया जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्र कह सकते हैं आप, जैसे भारत पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान है ऐसी साउथ और नॉर्थ में नॉर्थ पाकिस्तान की तरह, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया है, एक तरह शरीफ वाला देश कहेंगे आप। तो बेल्जियम के राजदूत की पत्नी ने जो है राजधानी सियोल जो वहाँ की है साउथ कोरिया की, उसमें एक बुटीक में 2 कर्मचारियों को कथित रूप से जो है चोट पहुँचाई। और जब आपराधिक आरोपों से उन्होंने बचने के लिए क्या किया, राजदूत की पत्नी ने अपने लिए प्राप्त जो राजनयिक उन्मुक्ति या फिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उसका यूज़ किया, ठीक है। तो वही अगेन न्यूज़ से ज़्यादा जो इसका प्रक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस घटना के बाद से जो साउथ कोरिया उसमें गुस्सा फूट पड़ा और राजनयिकों और उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान जो की जाने वाली सुरक्षा है उसकी सीमा पर बहस छिड़ गई, ठीक है। मतलब उन्होंने ये कहा कि इनकी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए, ठीक है। ये होता क्या है, तो राजनयिक उन्मुक्ति जो है राजनयिकों को उनकी तैनात वाले देश में जहाँ पे वो तैनात है कुछ कानूनों और करों से छूट संबंधी प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। तो इस परंपरा का गठन इसलिए किया गया था ताकि राजनयिक जो है मेजबान देश में बिना किसी भय धमकी दबाव के जो है कार्य कर सके, ठीक है। ऐसा कौन से जो अभी समय था उनके अंदर इनको सिक्योरिटी दी गई थी। तो सबसे पहला कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, जिसे वियना कन्वेंशन भी कहते हैं। उसके दूसरी कौन सी है, कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963। इन दोनों के तहत इन्हें सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। इन अभिसमयों पे 187 देशों द्वारा अभिपुष्टि जो है की जा चुकी है, जिसमें से भारत ने भी इसकी अभिपुष्टि कर रखी है, जिसके अंतर्गत यह अभिसमय संबंधित देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत एक कानून है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस उन्मुक्ति या प्रतिरक्षा की सीमा क्या है, तो जो ये थी ना वियना कन्वेंशन थी 1961, इसके अनुसार दूतावास में तैनात एक राजनयिक के लिए पर्याप्त प्रतिरक्षा अनुल्लंघनीय है, ठीक है। और इसके अनुसार राजनयिकों को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता और उसके घर के लिए भी दूतावास की तरह ही अनुल्लंघनीय और सुरक्षा जो है पर्याप्त होगी। अपवाद क्या है इसमें, मतलब क्या ऐसी कंडीशन होगी जिसमें जो उसका होम जो वो है कंट्री है वो अपनी सिक्योरिटी हटा सकती है, क्या है मतलब दूसरे देश को कह सकते हैं कि आप सिक्योरिटी हटा लीजिए। तो गृह देश द्वारा उसे प्रदान की जाने वाली जो प्रतिरक्षा है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब उस राजनयिका द्वारा अपनी जो राजनयिक भूमिका है उससे कोई असंबंध मतलब उसका जो काम बिना, जैसे बुटीक में जाके उन्होंने 2 लोगों को घायल कर दिया, कोई गंभीर अपराध मतलब घायल की जगह वो मर्डर कर देती, इस टाइप से कोई गंभीर अपराध अथवा ऐसे किसी अपराध का साक्षी रहा हो। वैकल्पिक रूप से जो राजनयिक है उसका गृह देश उस व्यक्ति पर भी मुकदमा जो है चला सकता है। संबंधित चिंताएँ क्या है इसमें, तो राजनयिक उन्मुक्ति का उद्देश्य राजनयिक किसी क्षति से अलग रखना होता है, फिर भी यह उनके देशों के खराब प्रतिष्ठा मतलब एक तरह से हम उनके देश की प्रतिष्ठा खराब होती है ऐसा करने से, द्विपक्षीय संबंधों के लिए लगने वाले झटके से नहीं बचा पाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक देखते क्या है। तो ये वो जो साइंस एंड टेक से है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के फोकस रहने का कारण एवं कार्यविधि, ठीक है। जो हमने PT 365 की साइंस एंड टेक की पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये काफ़ी अच्छे से मतलब बताया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है जिसका नाम क्या है, इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब। इनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, भारत में। तो ये होता क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये एक कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी होती है, मतलब आर्टिफिशियल होती है, इंसानों द्वारा बनाई गई, जिसका उद्देश्य क्या हो, शरीर की जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली है, नेचुरल हमारी इम्यूनिटी है जो, उसकी सहायता करना। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है एक विशेष एंटीजेंस को लक्षित करती है, ठीक है। एंटीजेंस जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसका काम करते हैं। ये विशेष एंटीजन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने वाले रोगाणु का प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये उनका प्रोटीन का काम करते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो किस प्रकार निर्मित होते हैं, तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, WBC, जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है, एक RBC होती है एक, है ना, रेड ब्लड सेल्स, एक ये होती है, साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो उसको एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाने पर जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। WBC को जो है हमारे इनके संपर्क में, एंटीजन के संपर्क में आने पे इसका निर्माण होता है। तो एंटीबॉडीज़ को अधिक मात्रा में निर्मित करने के लिए एक जो श्वेत रक्त कोशिका होती है उसका क्लोन, मतलब उसकी एक फ़ोटोकॉपी कह सकते हैं आप, वो बनाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी की समरूप प्रतियां जो है फ़ोटोकॉपी तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कोविड-19 के जो मामले उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक प्राय जो SARS-CoV-2 है उस वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। यह स्पाइक प्रोटीन जो है मेज़बान जो कोशिका होती है उसमें वायरस को प्रविष्ट कराने में सहायक होता है, ठीक है।
जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जैसे mRNA था, है ना, मैसेंजर RNA का यूज़ किया गया, तो इस टाइप से जो है इसका भी यूज़ किया जाता है। तो एक स्वस्थ शरीर में इसकी जो इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी और रोग प्रतिकारक है उसका निर्माण करने में ये सक्षम होती है। ये एंटीबॉडीज़ जो है वाई तरह के प्रोटीन होते हैं, वाई शेप के, जो मतलब हमारे रोगाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, जकड़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी में रोगाणु जो भी नया आता है उसको जकड़ लेते हैं, ठीक है। यद्यपि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इन एंटीबॉडीज़ को पर्याप्त मात्रा में निर्मित करने में असमर्थ होती है, उनकी सहायता के लिए ये वैज्ञानिकों द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जो है खोज की गई, ठीक है। तो इतिहास की अगर बात करें तो किसी बीमारी के इलाज के लिए एंटीबॉडी दिए जाने का विचार 1900 के दशक में जो है प्रचलित हुआ था, जब नोबेल पुरस्कार विजेता जो जर्मन प्रतिरक्षा विज्ञानी इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ये पार्ल एरलिच, ठीक है, पार्ल एरलिच इनका नाम था, द्वारा जब जाबर क्यूगल अर्थात मैजिक बुलेट जिसे बोला गया, इसका विचार जो है प्रतिपादित किया गया था। तो जाबर क्यूगल जो चुनिंदा रूप से किसी रोगाणु को लक्षित करने वाला एक यौगिक था, ठीक है, जाबर क्यूगल। तो तब से मानव में जो नैदानिक जो उपचार उपयोग हेतु स्वीकृति होने वाली विश्व की पहली मोनोक्लोनल बॉडी जो म्यूरोमोनाब CD3, ठीक है, इसका नाम है म्यूरोमोनाब CD3, तैयार होने का एक 8 दशकों का समय लगा, ठीक है, मतलब वो 80 साल लगे। तो म्यूरोमोनाब CD3 एक रक्षात्मक दमनकारी दवा है। इसे जो अंग प्रत्यारोपण किए गए रोगियों में तीव्र अस्वीकृति को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अब तो ये जो है अपेक्षाकृत आम हो चुकी है। इसका उपयोग जो है इबोला, HIV, त्वचा रोग आदि के लिए किया जा चुका है, ठीक है। तो अगला भी GS पेपर 3 से ही साइंस टैक्स है। कोविड-19 के इलाज हेतु DRDO द्वारा निर्मित 2DG दवा, ठीक है, 2DG आपने सुना ही होगा, पाउडर फॉर्म में जैसे इन्होंने दवा बनाई DRDO ने, तो इसका लॉन्च जो है मई से हुआ है। तो हाल ही में स्वदेश में विकसित जो एंटी कोविड-19 दवा है 2DG डीऑक्सी, डी से क्या है ग्लूकोज, अथवा 2DG बोला गया इसे, ठीक है, डीऑक्सी ग्लूकोज, इसका पहला बैच जारी किया गया है। तो पृष्ठभूमि क्या है, जो हमारा DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा 1 मई को कोविड-19 के जो सामान्य तथा गंभीर रोग हैं उसके लिए 2DG दवा को सहायक चिकित्सा थेरेपी के रूप में आपातकालीन उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ठीक है, मई में ही। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है दवा 2DG, इसको हैदराबाद स्थित जो रेड्डीज़ लेबोरेटरी, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे लिखा हुआ देखा ही होगा रेड्डीज़, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपने लेबोरेटरी देखी होगी। तो इसके सहयोग से रक्षा जो DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंस जो इनमास है, इसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस प्रकार कार्य करती है। तो दवा जो है वायरस से संक्रमित जो कोशिका होती है उसमें संग्रहित हो जाती है, ठीक है, जो कोशिका होगी हमारी उसके साथ ये मतलब अटैच कर लेती है तथा वायरल के संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। एक तरह से हमने ऊपर पढ़ा था ना, जकड़ लेती है वायरस को, ठीक है। तो वायरस से संक्रमित कोशिका में इसका चयनात्मक संग्रहण इस दवा को जो है अद्वितीय बना देता है, ठीक है। तो 2G जो दवा है वो अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेज़ी से ठीक होने में मदद करती है और बाहर से जो हम ऑक्सीजन मतलब मंगवा रहे हैं उसकी निर्भरता को ये कम कर देती है, ठीक है। प्रीलिम्स फैक्ट है सुलावेसी। तो सुलावेसी क्या है, एक तरह से जो इंडोनेशिया में पुरानी मतलब गुफाएं वगैरह थी उन पर फिगर्स थे, तो उनका अपक्षय हो रहा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप जो है उस पर स्थित जो दक्षिण सुलावेसी है उसके गुफा स्थलों में पाई जाने वाली 45,000 से लेकर 20,000 साल पहले की जो प्लाइस्टोसीन उसके शैल मतलब जो नूतन काल, ठीक है, नूतन काल, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इन पे मैसेज करना पड़ेगा, पर देखते हैं चलो। इनकी मतलब गूगल ट्रांसलेट करके कर रहे हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो रही है, इसकी वजह से जो इनके शैल चित्र खतरनाक दर से जो है अपक्षय का शिकार हो रहे हैं। नूतन काल है, वैसे ये नूतन युग है, ठीक है। तो इस क्षेत्र की जो कलाकृतियाँ हैं उसको विश्व के जो सबसे प्राचीन जो कि 40,000 साल पहले की जो हाथ की छपाई से निर्मित चित्र थे उनसे उन्हें माना जा रहा है, ठीक है। मतलब जो हाथ का जो है पंजा रख के और उस पर फिर जो है गीले लाल शहतूत के रंगों का छिड़काव करके बनाया गया था, इनका मतलब अपक्षय हो रहा है। तो इसके निकट की एक गुफा में किसी जानवर का विशेष विश्व का सबसे पुराना जो चित्र है वो बना हुआ है। यह गुफा भित्ति चित्र लगभग 45,500 वर्ष पहले माना जाता है और यह किसी मसेदार सूअर जो होता है उसका चित्र है, ठीक है।
सुलावेसी जो गुफा कला है यूरोप की प्रागैतिहासिक जो गुफा कला है उससे काफ़ी पुरानी है, ठीक है। कारण क्या है इसका, तो ये एक तरह का हेलो क्लास्टी जिसे बोला जा रहा है, मतलब बार बार जो है बारिश होना है ना, बार बार मतलब शुष्क और सूखा, शुष्क और जो आर्द्र होता है ना वो टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। बार बार सूख जाता है, बार बार बारिश हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो पत्थर है उन पर मान लीजिए पहले बारिश हुई, फिर सूखे की वजह से जो है वो पानी उड़ जाएगा, तो वहाँ पे दरार बनती जा रही, बढ़ती जा रही, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये इसका अपक्षय हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डर लाइन, तो ये क्या है 14567, ये मतलब वो है नंबर है, मोबाइल नंबर। एल्डर लाइन क्या है, कोविड-19 महामारी के दौरान जो वृद्धजन थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारित जो मंत्रालय उसने एल्डर लाइन योजना के तहत 5 प्रमुख राज्यों में जो राज्यवार कॉल सेंटर है उसको शुरू किया है, ठीक है। तो जो एल्डर लाइन है जिसको बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एल्डर लाइन नामक जो टोल फ्री नंबर है उस पर मतलब हेल्पलाइन को 2021 के अंत तक सभी राज्यों में इस सेवा को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि 5 राज्यों में पहले ही शुरू हो चुकी है। तो देखिए यह सुविधा 5 राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में पहले ही चालू है और तेलंगाना में ये पिछले 1 साल से काम कर रही है, ठीक है। इस कॉल सेंटर पर जो है ये नंबर दे रखा है 14567, इसके जरिए संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए संवेदना, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबल थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये एक संवेदना टेली परामर्श सेवा महामारी के दौरान जो है बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर करने, उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है। यह सेवा जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है NCPCR उसके द्वारा दी जा रही है, जो कि सितंबर 2020 से शुरू हुई थी और यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। तो बस इतना ही है। उसके बाद अभी क्या बोलते हैं इकनॉमी का जो है एक लेक्चर भी अपलोड करूँगा मैं इसके बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अकेले बैठिए और पढ़ते रहिए, और पसंद आया तो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टुडे, एंड आपका बचा हुआ दिन क्या हो शुभ हो।